हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है टू डिस्कस इज द मोर इम्पोर्टेंट रेशियोज जो हमें देखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी बैंक। इससे पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे हमने पार्ट 1 इम्पोर्टेंट रेशियोज, वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे रेशियोज देखे, जहाँ पे हमने देखा कासा रेशियो देखा, कार रेशियो देखे और भी काफ़ी सारे रेशियो देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं और उनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए अगर हम किसी बैंक में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए और आज के भी उतने ही इंपॉर्टेंट रेशियोज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी टाइप ऑफ बैंक। अगर आप किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये चीजें भी बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसमें से आज जो हम सबसे पहला रेशियो डिस्कस करने वाले हैं वो है NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब इस वाले रेशियो को लेके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि इसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन भला होता क्या है और इसे हमें किस तरीके से देखना है और ये किस तरीके में अच्छा होता है, कहाँ पर ये बुरा होता है और कौन से बैंकों में देखना है कि NIM इतना है तो हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारे कंफ्यूजन आपके आज खत्म हो जाएंगे और आप एक वाइज डिसीजन ले पाएंगे इसको डिस्कशन देखने के बाद। तो जैसे कि इसके नाम में ही इंटरेस्ट आता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब इंटरेस्ट बैंक के लिए होता क्या है? इंटरेस्ट जो है वो बैंक के लिए उसकी सबसे बड़ी इनकम होती है। व्हाई? बिकॉज बैंक का क्या काम होता है? बैंक का काम होता है लोन देना और आपकी डिपॉजिट्स, आपका पैसा अपने बैंक में रखना। ये दो काम जो मेजर फंक्शंस होते हैं बैंक के, वो ये दो ही फंक्शंस होते हैं कि या तो वो लोन देता है और आपका पैसा एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये दो काम जो बैंक के होते हैं उसमें से जो बैंक लोन देता है वो उसके लिए मेजर इनकम का काम करता है, क्योंकि बैंक लोन देता है और उस पर वो इन रिटर्न क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जैसे कि अगर बैंक ने 1000 रुपीज का लोन दिया तो उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है अगर 12%, यानी कि उसके वो इन रिटर्न कितना चार्ज कर रहा है? 120 रुपीज। कितना चार्ज कर रहा है? वो इन रिटर्न चार्ज कर रहा है 120 रुपीज। ओके, तो ये उसके लिए क्या हो गया? क्या ये NIM है? क्या ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन है? नहीं, ये उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है। क्या है ये? उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, यानी कि इतना उसको इनकम के तौर पे पैसा मिलता है। 1000 रुपए वो धार पे देता है, 12% इंटरेस्ट उसने चार्ज किया तो उसको 120 रुपए जो है वो इन रिटर्न उसके पास आ गए, उस बैंक को मिल गए। तो ये उसके लिए इनकम हो गई, पर ये NIM नहीं है। अब एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं कि NIM की डेफिनेशन क्या दी है। तो NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज अ रेशियो कंपेयरिंग द इंटरेस्ट इनकम, यानी कि हमें पहला वर्ड तो मिल गया, इंटरेस्ट इनकम तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज 120 रुपीज। तो NIM में कंपैरिजन होता है। किसका कंपैरिजन होता है? इंटरेस्ट इनकम का। पर किसके साथ होता है? ऑफ अ बैंक फ्रॉम अ लोन विद द आउटगोइंग इंटरेस्ट। किसके साथ होता है? आउटगोइंग इंटरेस्ट, यानी बैंक को कभी कभी इंटरेस्ट पे भी करना होता है। यहाँ तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, 12% का इंटरेस्ट उसको मिल रहा है क्योंकि उसने लोन का पैसा उधार दिया है सामने वाले कस्टमर को। तो उसको 120 रुपए जो है, 120 रुपीज जो है वो इन रिटर्न मिल रहा है, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। बट आउटगोइंग इंटरेस्ट यानी जो बैंक खुद देता है। बैंक कब इंटरेस्ट देता है? जब वो हमें डिपॉजिट्स देता है, मतलब हम उसके पास डिपॉजिट्स अपनी रखवा देते हैं। ठीक है, हम अपनी डिपॉजिट्स कराते हैं बैंक के पास तो हमें डिपॉजिट्स पे भी, जैसे कि अगर हम बात करें FDs, फिक्स डिपॉजिट्स, उसमें हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। ऑल्दो 12% जितना अच्छा नहीं मिलता है पर हमें इंटरेस्ट तो मिलता है। फॉर एन एग्जांपल हमें 4% इंटरेस्ट भी मिला, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बैंक के लिए आउटगोइंग इंटरेस्ट जो बैंक देता है सामने वाले कस्टमर को। 12% इंटरेस्ट जो बैंक लेता है, पर 4% इंटरेस्ट वो होता है जो बैंक देता है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों का कंपैरिजन में, यानी इंटरेस्ट इनकम और आउटगोइंग इंटरेस्ट, अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें तो हमारा NIM आ जाएगा। यानी कि अगर हम 12% में से 4% को माइनस कर दें, यानी कि 8% आ गया, तो 8% जो है वो हमारा NIM है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? बट ये NIM ये भी नहीं होता है। 8% जो है वो हमारा NIM नहीं है, इसको हम कहते हैं स्प्रेड रेट। ठीक है, ये हमारा NIM नहीं होता है, ये होता है स्प्रेड। अब NIM होता क्या है? यहाँ पे हमने काफी सारे टर्म्स देख लिए पर NIM अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम एक बार और देख लेते हैं कि NIM होता क्या है।
तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल XYZ एक बैंक है, ओके। XYZ बैंक ने लोन दिया। पहले तो हम लिख देते हैं XYZ ने के पास, जो बैंक है उसके पास हमारी डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, हमारी डिपॉजिट्स हैं। वो डिपॉजिट्स कितने की हैं? वो डिपॉजिट्स हैं 1000 रुपीज़ की, ठीक है। 1000 रुपीज़ में 4% इंटरेस्ट बैंक जो है वो हमें दे रहा है, ठीक है। सभी को टोटल इंटरेस्ट कितना दे रहा है बैंक? 4% इंटरेस्ट दे रहा है। तो 4% टोटल इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि वो टोटल 40 रुपए दे रहा है एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। अब बैंक ने जो लोन दिया, ठीक है, बैंक ने जो लोन दिया 1000 में से अगर सिर्फ 800 रुपए का ही लोन दिया, बाकी बैंक ने 200 रुपए अपने पास ही रखे हैं, सिर्फ 800 रुपए का लोन दिया, ठीक है, और 800 रुपए पे 12% इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। तो 12% इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, यानी कि 96 रुपीज, यानी कि 96 रुपीज उसे मिल गई। किसको मिल गई? बैंक को। 40 रुपए उसने दिए, 96 रुपीज उसको मिल गए। तो अब इसका डिफरेंस जो आएगा 96 रुपीज माइनस 40 रुपीज इज इक्वल्स टू 56 रुपीज, और ये जो अमाउंट है 56, ये है NIM। ये क्या है? ये है NIM, विच इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन, राइट। तो हम एग्जैक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि डिपॉजिट्स भी 1000 रुपए की है तो भैया हमारी जो लोन है वो भी हमने 1000 रुपए का ही दे दिया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो लोन का अमाउंट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास जितना पैसा जमा हुआ उतना ही पूरा का पूरा बैंक ने उधार भी दे दिया, ऐसा तो नहीं होता। तो अगर 1000 रुपए जमा हो रहा है तो उसने 800 रुपए तक का लोन दिया है, तो जो टोटल अमाउंट आएगा, टोटल मनी जाएगा, उनका जो डिफरेंस हम देखेंगे उससे हमारे को NIM मिलता है, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है कि NIM कैलकुलेट कैसे करना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से बैंक में इन्वेस्ट करना है? ये कैसे पता चलेगा NIM को देख के? तो जिस बैंक का NIM अच्छा है, उसी बैंक का NIM अच्छा है, यानी कि NIM ज्यादा है, उसी बैंक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसी बैंक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जहां पर भी हमें अगर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, तो यानी कि बैंक अच्छा कर रहा है, बैंक लोन अच्छे से दे रहा है, बैंक के पास इनकम अच्छी हो रही है, तभी तो NIM बढ़ेगा। तो अगर बैंक की इनकम अच्छी हो रही है तो NIM ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, और अगर NIM इंक्रीज कर रहा है यानी कि बैंक अच्छा जा रहा है, तो हम बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज द रेशियो विच वी हैव टू डिस्कस, विच इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो हमने फर्स्ट रेशियो डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट रेशियो। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट। अब रिटर्न ऑन एसेट होता क्या है? तो सबसे पहले रिटर्न ऑन एसेट जाने से पहले हमें जानना चाहिए कि एसेट बैंक के लिए होते क्या हैं, ओके। सो नॉर्मली जो बाकी जगह हम देखते हैं कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए एसेट और लायबिलिटीज अलग चीज होती है, वहीं बैंक के लिए एसेट और लायबिलिटीज अलग चीज होती हैं। कैसे? अब हमारे लिए हम एसेट देखते हैं वो जो कि हमें इन रिटर्न कुछ इनकम या इन रिटर्न हमें कुछ बेनिफिट्स दे, वो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, सिमिलरली किसी भी बैंक के लिए वो होते हैं उनके एसेट्स, जो उनको कहीं ना कहीं किसी भी वे में बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। सो इस केस में, बैंक के केस में, कौन सी ऐसी चीज है जो बैंक को बेनिफिट्स देती है? वो है बैंक के लिए लोन्स। क्योंकि बैंक जब लोन देती है तो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको इंटरेस्ट के तौर पे इनकम मिलती है। तो बैंक के लिए एसेट्स क्या होते हैं? बैंक के लिए एसेट्स होते हैं उनके लोन। क्या होते हैं? उनके लोन। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं बैंक की लायबिलिटीज क्या होती हैं। बैंक की लायबिलिटीज क्या होती हैं? तो लायबिलिटीज को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, लायबिलिटीज यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो चीज हमारी होती नहीं है, हमारी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि हमें उस चीज को वापस करना है, ओके। सो लायबिलिटीज को अगर हम दूसरा नाम दें तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमें रिटर्न करनी है वापस। तो ऐसी कौन सी बैंक के पास ऐसी चीज होती है जो उसे रिटर्न करनी है? दैट्स कॉल्ड डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का जो अमाउंट होता है वो बैंक का खुद का अमाउंट नहीं होता है, बैंक के पास उसके डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं जिनका वो अमाउंट अपने पास रखता है एज अ डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स आपको क्या करनी पड़ती है? रिटर्न करनी पड़ती है, राइट। सो बैंक के लिए लायबिलिटीज हो जाती है मेजरली डिपॉजिट्स, ओके। तो हमें ये क्लियर हो गया कि बैंक के लिए एसेट्स होते हैं उनके लोन और लायबिलिटीज होती हैं उनकी डिपॉजिट्स। तो ये दोनों ही चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब यू नो दैट कि रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है, ओके।
So return on assets is the return on the total assets, which means how much bank is earning from its assets. यानी कि बैंक कितना अर्न कर पा रहा है अपने एसेट्स से, राइट? बैंक कितना अर्न कर पा रहा है अपने टोटल एसेट्स से, वो होता है रिटर्न ऑन एसेट्स. रिटर्न यानी उसको एसेट्स लगा तो दिए उसने, अब उससे उसे वापस कितना अमाउंट उसको वापस मिल रहा है. ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है. ओके, क्योंकि हम एसेट्स को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट रेशियो कहलाया जाता है. क्या कहलाया जाता है? इन्वेस्टमेंट रेशियो कहलाया जाता है, क्योंकि हम इसको क्या समझते हैं कि एसेट्स यानी हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट का हमारे पास कितना रिटर्न आ रहा है वो हम देखते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स में. ठीक है, ये अराउंड कितना होना चाहिए? अगर किसी भी बैंक का ये 1% है यानी बैंक अच्छा कर रहा है, यू कैन इन्वेस्ट इन द बैंक. और अगर 1% से कम है यानी कि बैंक की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डेंजरस सिचुएशन है और हमें थोड़ा बैंक को और अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि और कुछ अच्छा है कि नहीं. क्योंकि अगर 1% से कम रिटर्न ऑन एसेट्स है यानी बैंक कुछ गड़बड़ कर रहा है, बैंक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है. नेक्स्टली, अगर बैंक का जो रिटर्न ऑन एसेट्स है 2% के आसपास है, 2% के आसपास है, यानी बैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. क्लियरली, तो आपको अब वाइज डिसीजन आप ले पाएंगे रिटर्न ऑन एसेट देके कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दिस रेशियो नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव फैक्टर्स. सो हमने अभी तक कितने फैक्टर्स देखे? हमने देखे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, हमने सारे रेशियोज देखे, सारे नंबर्स वाली चीजें देखी. तो नंबर्स पे हम टोटली रिलाई नहीं कर सकते, कुछ हमें क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देखने जरूरी हैं. ऑल्दो रेशियोज एंड नंबर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट उतना ही इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स. अब ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं क्या? तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए. सो द फर्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटीज ऑफ द बैंक शुड बी वेल डाइवर्सिफाई. तो पहला फैक्टर हमें ये देखना चाहिए कि किसी भी बैंक के पास उसकी जो लायबिलिटीज है वो अच्छे से वेल डाइवर्सिफाई हो. अब लायबिलिटीज क्या होती हैं बैंक के लिए? अभी हमने डिस्कस किया था, बैंक के लिए लायबिलिटीज होती हैं उनकी डिपॉजिट्स. क्या होती हैं? उनकी डिपॉजिट्स होती हैं उनके लिए उनकी लायबिलिटीज, राइट? ठीक है, ये बात हमको क्लियर है. अब ये वेल डाइवर्सिफाई कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि मान लो फॉर एन एग्जांपल एक बैंक है. ओके, सो एक बैंक है, अगर हम इसमें 2 बैंक लेते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा. हम लेते हैं बैंक 1 एंड नेक्स्टली वी विल टेक बैंक 2. ठीक है, सो बैंक 1 जो है ना, बैंक 1 के पास हैं 2 डिपॉजिटर्स. कितने डिपॉजिटर्स? 2 डिपॉजिटर्स. इन दोनों डिपॉजिटर्स ने कितना कितना अमाउंट डिपॉजिट करके रखा है? 500 ईच. इसने भी 500, इसने भी 500. तो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स कितनी हो गई? 1000 रुपीज की डिपॉजिट हो गई टोटल. क्लियरली, तो हमें समझ में आ गया बैंक के पास 2 डिपॉजिटर हैं, 2 लोगों ने बैंक में डिपॉजिट करके रखी है. कितने कितने रुपए की? 500. तो टोटल डिपॉजिट जो हो गई वो बैंक के पास हो गई 1000 रुपीज की. क्लियर? अब आफ्टर दैट जो दूसरा बैंक है ना, इसके पास जो डिपॉजिटर्स हैं वो हैं 10 डिपॉजिटर. कितने डिपॉजिटर्स? 10 डिपॉजिटर्स है. क्लियर? जल्दी जल्दी से 10 डिपॉजिटर्स को हम ड्रॉ करके देख लेते हैं. अब ये जो 10 डिपॉजिटर्स है ना, इनने इस बैंक में क्या किया है? इनने इस बैंक में 100 रुपीज की, हर एक डिपॉजिटर ने 100 रुपीज ईच ने डिपॉजिट किया है. कितना? 100 रुपीज ईच, यानी कि 100 एक बंदे ने किया है तो 10 बंदों ने 100 इंटू 10 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1000. यानी इसके पास भी टोटल डिपॉजिट कितनी है? इसके पास भी टोटल डिपॉजिट 1000 ही रुपीस की है. कितनी की है? इसके पास भी 1000 रुपीस की है और इसके पास भी, यानी दोनों बैंक हम कहेंगे सिमिलर तो है. बैंक 1 के पास भी 1000 रुपीस की टोटल डिपॉजिट है, बैंक 2 के पास भी 1000 रुपीस की टोटल डिपॉजिट है. तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों बैंक ही बिल्कुल सिमिलर है, पर नहीं. इसके पास सिर्फ 2 ही डिपॉजिटर्स हैं और इसके पास 10 डिपॉजिटर्स हैं. अब बाय चांस इन दोनों ही बैंक में सोचा, 2 डिपॉजिटर्स ने सोचा अब हमें इस बैंक में अकाउंट नहीं खोलना है, इस बैंक में कंटिन्यू नहीं करना है, हम अब विड्रॉ कर लेते हैं, हमें इस बैंक का पार्टी नहीं बनना. तो यहाँ के 2 डिपॉजिटर्स ने हाथ जोड़ लिए, यहाँ के भी 2 डिपॉजिटर्स ने हाथ जोड़ लिए. अब इस बैंक के पास कितनी डिपॉजिट बची? 0. कितनी बची?
जीरो, और इस बैंक के पास कोई डिपॉजिटर भी नहीं बचा। वहीं पे इसके पास कितनी बची, इसके पास बची 800 रुपीज की डिपॉजिट्स अभी भी बची हैं। और कितने डिपॉजिटर्स हैं, अभी भी इसके पास 8 डिपॉजिटर्स हैं। तो अब हमें क्लियर हुआ कि कौन सा बैंक अच्छा है। तो बैंक जो है, बैंक 2 ज्यादा बेटर है ना कि बैंक 1। ऐसा क्यों, क्योंकि अब हमें ये चीजें कैसे देखनी है, हमें टोटल डिपॉजिट इसलिए नहीं देखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कितने लोग डिपॉजिटर्स इस बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि बैंक को ज्यादातर डिपॉजिटर्स रखने चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि ठीक है ना उतनी डिपॉजिट्स मेरे पास भी, उतनी डिपॉजिट्स उस बैंक के पास भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिपॉजिटर्स भी उतने ही होने चाहिए, डिपॉजिट का अमाउंट भले ही कम हो। ओके, सो इसी का मतलब होता है कि लाइबिलिटीज जो होनी चाहिए बैंक की वो वेल डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। ओके, नहीं तो बैंक 1 जैसे हाल हो जाते हैं। क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लोन शुड ऑल्सो बी वेल डाइवर्सिफाई। लोन्स यानी असेट्स, यानी बैंक की लाइबिलिटीज वेल डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, तो असेट्स भी वेल डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। सो एसेट्स जैसे कि बैंक देता है लोन, तो बैंक जो लोन देता है अगर वो एक ही सेक्टर में लोन दे दे और वो सेक्टर डूब जाए, वो सेक्टर उस टाइम उस साल जो है वो नीचे चला जाए, उसकी ग्रोथ ही ना हो, तो बैंक को तो वहां से लोन आने के लाले पड़ जाएंगे, बैंक को लोन के अमाउंट ही वापस नहीं मिलेगा। यस और नो? सो बैंक को अपने जो लोन होने चाहिए वो हर एक सेक्टर में देने चाहिए। अगर बैंक ने बाई चांस एक पर्टिकुलर सेक्टर में देख लिया, उस पर्टिकुलर सेक्टर में उस टाइम ग्रोथ नहीं हुई, अगर मान लो बैंक ने एविएशन सेक्टर में ही लगा दिया, सारा लोन उन्हीं को दिया और एविएशन सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं हुआ उस टाइम पर, तो क्या होगा, बैंक का जो है पैसा डूब जाएगा। ओके, बैंक को रिटर्न आने में दिक्कत हो जाएगा। सेम विद दैट कि अगर बैंक ने एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लोन दे दिए, ठीक है, और उस साल बारिश ही नहीं हुई, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ ही नहीं हुई, तो ग्रोथ नहीं हुई तो वहीं से पैसे वापस आने में, लोन आने में दिक्कत हो जाएगा। तो बैंक को हो सकते हैं ऐसी चीजों में नुकसान। तो बैंक को हर एक सेक्टर में लोन देने चाहिए। ओके, ना ही पूरा लोन एक ही सेक्टर में दे देंगे तो नुकसान होगा। हर सेक्टर्स में अगर लोन देंगे, अगर रिटेलर्स को लोन दे रहे हैं तो होलसेलर्स को भी लोन दो। यानी कि अगर आपको बाय चांस एक का सेक्टर जो है उसका ग्रोथ नहीं भी होती है, उस टाइम वो डाउन हो जाता है, तो आपको बाकी सारे सेक्टर से रिटर्न का पैसा आए। क्लियर? सो ये चीजें देखनी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी रेशियोज देखने इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने 2 पॉइंट डिस्कस करे इन दी क्वालिटेटिव फैक्टर्स, और काफी सारे रेशियोज अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं जो बैंक में हमें देखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी बैंक। सो आई होप कि अब आपको सारे रेशियोज क्लियर होंगे और आपको कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो गया होगा। तो मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।